ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को आम लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। कहा, गांव और किसान बजट के केंद्र बिंदु हैं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों ने बजट के प्रावधानों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्यों के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाना बेहतर कदम। और प्रदेश में कल 37,572 स्वास्थ्यकर्मियों को दिए गए कोविड के टीके। अब तक 1,83,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का हो चुका है टीकाकरण। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। श्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में बजट को आम लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि गांव और किसान बजट के केंद्र बिंदु हैं। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया है। ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण, भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव संसाधन में नवजीवन का संचार, नव परिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई है। पिछले बार की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट आवंटन 137% बढ़ा है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की घोषणा की। 6 वर्षों के लिए इस योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत देश भर में 75,000 स्वास्थ्य केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट चालू होंगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन बजट में किया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए नाबार्ड के माध्यम से कृषि ऋण आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 16.5 लाख करोड़ रुपए सस्ते कर्ज का रास्ता साफ होगा। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और कृषि मंडियों को मजबूत किया जाएगा। खेती के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मांग आधारित खेती और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। बजट में ढांचागत विकास पर होने वाले पूंजीगत खर्च में 34.5% की भारी बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ढांचागत आवश्यकताओं के लिए निधि के वास्ते विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान अगले 3 से 5 वर्षों के दौरान लगभग 5 लाख करोड़ रुपए जुटाएगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती देने के लिए बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI घोषित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 से अगले 5 वर्षों के लिए इस क्षेत्र में लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। योजना के तहत रोजगार और देश की प्रगति को रफ्तार देने वाले
13 क्षेत्रों की पहचान की गई है। बजट में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए आवंटन दोगुना किया गया है। इस क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। साथ ही देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कर छूट के दावे की पात्रता 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का बजट में प्रस्ताव है। इसके अलावा बजट में अगले 3 सालों के अंदर 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वित्तीय क्षेत्रों में कई सुधारों का प्रस्ताव किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाने और सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव बजट में किया गया है। बजट में बैंकों की फंसी पूंजी की समस्या से निपटने की भी व्यवस्था की गई है। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का प्रावधान है और यह आज से प्रभावी भी हो गया है। हालांकि इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। सेस बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की दर को कम कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने आम बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। साथ ही बजट में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइन के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। बजट में रक्षा खर्च के लिए 18.75% की बढ़ोतरी की गई है। यह रक्षा व्यय में पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सरकार ने इस बार आयकर दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। साथ ही किसी प्रकार का नया कर भी नहीं लगाया गया है। हालांकि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनभोगियों को आयकर रिटर्न भरने से अब छूट रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सस्ते घरों के लिए होम लोन की ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। यह पहले से मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त होगी। बजट में उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव है। साथ ही देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय बजट का उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह एक संतुलित बजट है। उन्होंने बजट में राज्यों के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने का स्वागत किया है। ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद हर चीज को संतुलित करते हुए बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र है। और कोई ऐसा विषय, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के, हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने आम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बजट में बिहार की कई मांगों को पूरा किया गया है। उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती देने वाला बताया। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आम बजट का स्वागत किया है। संघ ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए बजटीय प्रावधान दोगुना करने से छोटे उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। आम लोगों ने भी बजट के विभिन्न प्रावधानों का स्वागत किया है। इधर राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक बताया है। बजटीय प्रावधानों से बिहार में विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। खासकर सड़क और रेल परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। लंबित पड़ी सड़क परियोजनाओं के साथ साथ पटना से बनारस और गुवाहाटी के लिए हाई स्पीड ट्रेन का काम भी शुरू होगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट में बिहार की 2 बड़ी मांगों को पूरा किया गया है। केंद्र द्वारा कर्ज की सीमा में 1% की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी लंबे समय से बिहार मांग कर रहा था। अब कोई भी राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक ऋण ले सकता है। इसके साथ ही आम बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की बिहार सरकार की मांग को भी बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा कृषि और स्टार्टअप के क्षेत्र में किए गए प्रावधानों का भी सीधा लाभ बिहार को मिलेगा।
प्रदेश में कल 37,572 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। इसके साथ ही राज्य में 1,83,756 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके के दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में मात्र 1,154 सक्रिय मामले हैं। खगड़िया में एक भी सक्रिय मामला नहीं है, जबकि 18 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 10 से कम बची है। स्वस्थ होने की दर लगभग 99% पर पहुंच गई है। अब तक 2,58,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से 1,503 लोगों की मौत हुई है। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को अभी भी सुबह और शाम के समय ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इंटर परीक्षा के पहले दिन कल प्रदेश भर से 163 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 33 छात्र भोजपुर जिले से निष्कासित किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रहार से जूझने का प्रयास, जबकि दैनिक जागरण की सुर्खी है अर्थव्यवस्था का टीकाकरण। दैनिक भास्कर ने लिखा है 24 साल बाद बजट के दिन शेयर बाजार में 5% उछाल। दैनिक आज की सुर्खी है दिल में किसान, सेहत पर ध्यान। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है फोकस में देश की सेहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को आम लोगों, उद्योगों, निवेशकों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। कहा गांव और किसान बजट के केंद्र बिंदु हैं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों ने बजट के प्रावधानों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा राज्यों के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाना बेहतर कदम। और प्रदेश में कल 37,572 स्वास्थ्यकर्मियों को दिए गए कोविड के टीके। अब तक 1,83,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का हो चुका है टीकाकरण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।